मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमन सीरीज के नए एपिसोड में फिर से उपस्थित हूँ एक नई सदस्य के साथ जिनका नाम है भूपिंदर कौर जी। हमने अभी एक लास्ट एपिसोड किया था जिसमें हमारे साथ रेखा जोशी जी थी, जो दोनों सदस्य भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने भारतीय योग संस्थान की शाखाओं को काफी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करी है। अपने निस्वार्थ भाव के साथ किस तरीके से ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं स्वस्थ बनने में, वो आज जानते हैं भूपिंदर कौर जी से। भूपिंदर कौर जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि भूपिंदर कौर जी जो है भारतीय योग संस्थान की काफी लंबे समय से सदस्य हैं और नोएडा की जिला प्रधान है। दिल्ली प्रांत पार्ट 2 की संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त हैं। वो सारी जिम्मेदारियां वो कैसे निभाते हैं वो आज जानते हैं। बहुत ही दिलचस्प सी कहानी है भूपिंदर कौर जी की। बचपन से ही बहुत ही लीडरशिप स्किल्स जिसको बोलते हैं वो बचपन से ही थे। बड़े होने पर कहीं ना कहीं उनको एक प्रारूप दिया है भारतीय योग संस्थान ने। तो जब दो पॉजिटिव चीजें एक जगह जुड़ जाती हैं तो कितने अच्छे से काम करती हैं, वो आज हम इस कहानी से जानेंगे। भूपिंदर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी मैं। वेलकम ऑन द गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि ये इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज है और आज आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हो, तो इसमें आपकी पूरी जीवन की कहानी हम लोग कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने अपने जीवन को अभी तक जिया है, किस किस तरीके की डिफिकल्टीज आई हैं। तो आपके बचपन में आपको वापस लेके चलते हैं। थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसी रही है बचपन की कहानी, किस तरीके की यादें हैं और क्या कोई चैलेंजेस भी थे, कैसे अपने बचपन को जिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बचपन की कहानी अपनी कम, दूसरों की जुबानी ज्यादा है कि पेरेंट्स ने जैसे बताया कि वैसे हम बहुत सारी बहनें हैं घर में और हम 8 बहनों में मैं सबसे छोटी थी जी। तो मैं बहुत छोटी थी तभी से फादर की डेथ हो गई, तो हम सब दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ओके जी। और दिलचस्प थोड़ी सी कहानी ये है कि मेरे पैदा होने पर लोग अफसोस करने आए थे कि उन दिनों में लड़की पैदा होना और वो भी 8वीं, तो सब बोलते थे ओह 8वीं, अब फिर लड़की, अब फिर लड़की। तो इस तरह से मेरे को लोग, मेरी मम्मी बताते हैं कि तुम्हारे पैदा होने पर लोग अफसोस करने आते थे, चलो उसके घर मिलने जाते हैं बेचारी की 8वीं लड़की है, देखते हैं कैसी है। तो वहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा मुझे उस बच्चे को देखना है जिसको सारे लोग रो रहे हैं, जिसके बारे में सुन सुन के, तो ऐसा कौन सा बच्चा है। तो वो देखने जैसे आए तो मैं बहुत छोटी थी गोदी में, और जैसे उन्होंने मुझे छेड़ा या प्यार किया तो मैं जोर जोर से हंसने लगी। तो कहते इतना प्यारा बच्चा है और लोग रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो मेरे फादर से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ये बच्ची मेरे को दे दो। उन्होंने सोचा इनको बोझ लग रही होगी। मेरे फादर कहते हैं नहीं, ये तो 8वीं है, अगर 10वीं भी होती तो भी ना देता। आप चल के आए हैं, आपने मान रखा, इतनी अच्छी बात की, आप पहले हैं जिन्होंने मेरी बच्ची के ऊपर इतने अच्छे शब्द बोले। तो उन्होंने कहा ये बच्ची मुझे दे दो। सर ने कहा, पापा ने कहा कि नहीं बच्ची नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसको आपके नक्शे कदम पर चलाऊंगा, आप प्रिंसिपल है, इसको कम से कम टीचर तो जरूर बनाऊंगा। तो उसका सर का नाम भूपिंदर सिंह था, तो इसलिए मेरा नाम भी भूपिंदर कौर उन्हीं के नाम से रखा गया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि जिस घर में ज्यादा लड़कियां होती हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक प्रेशर बन जाता है कि नहीं 8 लड़कियां हैं तो बहुत बड़ा बोझ बन जाएंगी, कैसे आप इनको मैनेज करोगे, ये वो सब। लेकिन आप उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आज हमारे सामने कि आप बोझ नहीं है, आपने अपने घर वालों को कितना प्राउड फील करवाया है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। जी मैम, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि मेरे को बड़ा करने में मेरे पेरेंट्स का, उनका ज्यादा योगदान है। उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश हमारी की, कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं और हमारे में कोई कमी है। तो हम बहुत जल्दी दिल्ली आ गए क्योंकि फादर की डेथ हो गई। तो हमारे मामा जी हमारे दिल्ली ले आए। दिल्ली में आके मतलब हम इतनी सारी बहनें, और फिर सिस्टर ने जिम्मेवारी ली। बड़ी सिस्टर काफी बड़ी थी मेरे से, काफी गैप था हम बहनों के बीच में। तो सबसे बड़ी वो मदर के समान थी, उन्होंने मुझे पाल पोल बड़ा किया। उनके मतलब उनकी शिक्षा पर ही मैं समझो चलती रही।
तो मदर घर का काम करती थी, बड़ी दीदी घर ऑफिस भी संभालती थी, फिर धीरे धीरे दूसरी सिस्टर्स पढ़ाई छोड़ छोड़ के जॉब में लग गई। पर मुझे इतना प्यार मिला घर में कि हर मेरी जरूरत पूरी होती थी, छोटी जी। करके सब प्यार भी बहुत करते थे और मेरी इच्छाएं भी पूरी होती थी। जिद इतनी ज्यादा हम करते नहीं थे, पर फिर भी जो मांगते थे मिल जाता था। जी। ओके, तो बचपन की जो शिक्षा होती है वो कहाँ से ली? वो दिल्ली से करी जी, आपने? दिल्ली में हमारे को शिक्षा में उन दिनों इतने प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि स्कूल में इतनी फीस होती नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, मुझे हर किसी की नकल लगाने का बड़ा शौक था, डांस का बहुत शौक था, गाने का, एक्टिंग करने का, मतलब ऑलराउंडर। मैं स्कूल में हर जी। हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी, हर प्रोग्राम में, और सारी टीचर्स की फेवरेट भी थी। पढ़ाई में एवरेज थी। इससे पता चलता है कि आप बचपन से ही जो थे इतने दिलचस्प थे, इसीलिए आपकी वो जो दिलचस्पी है हर चीज में पार्टिसिपेट करने की अभी तक भी बनी हुई है। जी ओके, जी। तो शादी फिर कैसे हुई और शादी के बाद अपने आप में किस तरीके के चेंजेस आए? एक शादी के बाद की जो लाइफ स्टार्ट होती है लड़की की, तो वो बिल्कुल हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में आ जाते हैं एकदम, या तो हम कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं, खुश होते हैं, कोई जी जी। जिम्मेदारी नहीं है, और शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ जाती है। तो किस तरीके के बदलाव महसूस किए जब शादी हुई? जी। हाँ जी, ये तो मैं चाहे जितनी मर्जी शरारती थी, लेकिन घर के हालात मुझे मालूम थे। और मैंने जैसे हायर क्लास 11वीं पास की, उन दिनों में 12th भी 11वीं क्लास होती थी, तो मैंने साथ साथ ट्यूशंस और अपने खर्चा अपने आप उठाना शुरू किया। मुझे लगता था कि दीदी सारा घर का काम चला रहे हैं, सारी सिस्टर्स काम कर रही हैं, तो मेरे मेरे ऊपर मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना। तो थोड़ी मेच्योरिटी बचपन से आ गई। शरारती बहुत थी लेकिन मेच्योर थी। तो जी। मैंने अपना खर्चा अपने आप उठाना शुरू किया, और कॉलेज की पढ़ाई भी मैंने अपने ही बलबूते पे की। ओके। और जी, तो नाइस। ट्यूशंस वगैरह पढ़ा के। आपको अपने पैरों पे जितनी जल्दी आप खड़े हो सकते हैं, जितनी जल्दी आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं, पैसा इज द की फॉर एवरीथिंग। और पैसे में जितनी पावर होती है, उसी से कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकर बनते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा 10वीं से ही आपने शुरू कर दिया था पैसे कमाना, तो वो एक मैच्योरिटी भी आती है जब हम लोग कमाना शुरू करते हैं, किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए, पैसे कैसे कमाने चाहिए, कैसे सेव करने चाहिए, वो कहीं ना कहीं जिंदगी हमें सिखाती है। तो करियर की शुरुआत कहीं ना कहीं 10वीं से ही हो गई थी। जी, मदर काम बहुत करती थी, घर का सारा खाना वाना बनाना, और फिर हमारी जिम्मेवारी इतनी थी, हमें बस ये अलाउ नहीं होता था कि हम अकेले कहीं जाएं। मदर साथ लेके जाती थी और साथ आती थी। फिर कई बार हमारे साथ घर में आसपास मंदिर गुरुद्वारे वहाँ कीर्तन वगैरह होना, तो मैं हम मम्मी को कहते थे आप भी चलो हम भी चलते हैं। तो मदर कहती कि नहीं, तुम लोगों की सेवा ही मेरे लिए मंदिर और गुरुद्वारा है। तो वो हमें हमारी ही सेवा करती रही। मैंने उनको कभी इधर-उधर जाते नहीं देखा। वो सारी उम्र उन्होंने हमारे को परवरिश करने में, हमें एजुकेशन और हमें मॉरल जो चीज़ें वो सिखाने में लगा दी। उनका बहुत सैक्रिफाइस था हमारे को बड़ा करने में, मेरी बड़ी सिस्टर्स भी। तो हम कभी कहते थे कि जैसे पैसे हाथ में हों, तो हम कुछ बाहर का खाएँ। तो कोई जी। फ्रेंड्स में एक बार आके आई घर में, तो मैंने खाना माँग मम्मी ने खाना डाला, तो मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कहा मेरी फ्रेंड ने खिला दिया। तो मेरी सिस्टर बैठी थी, उन्होंने कहा कि तुम उनको खिला सकती हो? अगर तुम 4 लोगों को खिला सकती हो तो खाओ, अदरवाइज़ नहीं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम उनको नहीं खिला सकते, इसलिए तुमने उनसे नहीं लेना। तो उस दिन के बाद हमने ऐसे किसी से कभी भी फ़ेवर नहीं लिया कि भई हम भी चलो बाहर मस्ती करते हैं, हम भी बाहर खाते हैं। तो दीदी ने कहा ऐसे कभी नहीं किसी से खाना, क्योंकि जब तक जी। तुम खुद ना खिला सको किसी को, जी। हमेशा दूसरों को खिलाओ फिर खाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। वैसे वो छोटी सी बात है, क्योंकि दोस्ती में हम लोग खा भी लेते हैं, खिला भी देते हैं, लेकिन हाँ, आपकी मदर ने जो इतनी बड़ी बात सिखाई है जिंदगी की, कि जी, जब हमारे पास खिलाने के लिए नहीं होता और हम जब दूसरों के पास खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे तरीके से देखते हैं लोग, कि जी, इनके पास नहीं है इसलिए जरूरत में खा रहे इसलिए हैं। लेकिन अगर हाँ, हमारे पास भी है,
उनके पास भी है तो उस चीज को बराबरी से देखा जाएगा कि नहीं, इट्स अ फन, कोई बात नहीं, ये भी खा सकते हैं, हम भी खिला सकते हैं। तो इट्स अ वेरी, मतलब मैं कहूंगी बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही बड़ा लेसन आपको कहीं ना कहीं सिखाया है। योग से कैसे जुड़ी फिर ये भारत, जैसे आप एक टीचर थी, ट्यूशन आपने हाँ। पढ़ाया, उसके बाद आपकी टीचिंग लाइफ रही, तो कितने साल आपने टीचिंग करी और फिर कैसे योग से जुड़ा हुआ आपका? जी। आ, शादी से पहले तक मैं टीचिंग में आ गई थी। आफ्टर 12th फिर वहीं स्कूल वालों ने मेरे को सपोर्ट करके मेरे को टीचर ट्रेनिंग करवाई। तो मैंने हम्म, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की, क्योंकि मुझे छोटे जी, बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, उनको हैंडल करना, उनको अपने हिसाब से सिखाना, उनके अंदर जो हम्म, डाल दो वो सारी जिंदगी उनके अंदर रहता है। तो हम्म, मुझे लगता था जो मुझे मिला है वो मैंने आगे देना है बच्चों को, तो वही संस्कार वही। तो बच्चे मेरे से बहुत कनेक्ट थे। तो मैं जी, फिर शादी के बाद फिर धीरे, शादी की बड़ी प्रॉब्लम होती है जिनके घर में लड़कियां होती हैं, तो उनको जी, लड़का ढूंढने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम्म, पेरेंट्स ने मुझे थोड़ी छूट तो दे रखी थी, पर हम्म, हम अभी इस ओर नहीं आए थे। पर हम्म, जैसे ही हमारे हमारे आस पड़ोस में हमारे एक मदर की सिस्टर बनी हुई थी, उनकी बड़ी बहू ने उनको बहुत तंग करा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के मम्मी से कहा कि ये लड़की मेरे को दे दो, हम्म, रिश्ता। जी, तो मम्मी कहते हैं कि नहीं, आप तो वैसे ही दुखी हो, ये हमारे घर में सबसे शरारती है, घर का कोई काम नहीं करती, तो ये हम्म, आपको कैसे दे दूं, आप और दुखी ना हो जाओ। मजाक में बात करने वाली मदर बड़ी फेयर थी। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जैसी भी है, अगर मेरे को कल को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे संभाल लेगी। तो बस जी, ऐसे ही मेरी सिस्टर इन लॉज मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने क्या क्या मेरा रिश्ता करवाया, मेरा रिश्ता मांग लिया। और हम्म, सबसे अच्छी खासियत मैंने इसलिए हाँ की कि मेरे जो हस्बैंड होने वाले, उनको हम्म, दहेज से बड़ी सख्त नफरत थी। तो मैं ये कहती थी कि हम्म, मुझे उससे शादी करनी है जिसको मेरे 1 रुपए का भी कोई दहेज ना मांगे। जो तो दहेज मेरी ना ले, जी, सिस्टर, हाँ, तो फिर मैंने उनसे भी बात की कि आपको सच में आपके विचार ऐसे हैं या आप मेरे ऊपर तरस खा के शादी करोगे। तो कह रहे नहीं, हम्म, मेरे विचार ही ऐसे हैं। तो फिर हमारी शादी जी, हो गई, पड़ोस में ही हुई, जी, थोड़े घर छोड़ के। ये तो बहुत अच्छी तो बात है। हम्म, और बस वो समय कुछ ऐसा था कि मदर इन लॉ बीमार बेचारी बहुत रहती थी। मेरी शादी में अभी हम्म, 5-6 महीने ही हुए थे, तो हम्म, उनके बेचारों के चाव भी पूरे नहीं हुए, तो एकदम अचानक उनकी डेथ हो गई। शादी के 6 महीने बाद ही मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, और जी, उसके 2 महीने बाद फादर इन लॉ भी, दोनों काफी बीमार रहने लग गए थे। हम्म, तो वही बात हुई, मेरे पास 3 मेरी सिस्टर लॉ थी और एक मेरा देवर थे, 4 हम्म, बच्चे और पूरी घर की जिम्मेवारी। तो मेरी मदर ने मेरे को बहुत समझाया कि ये अब हम्म, ना तेरे ऊपर जिम्मेवारी है, अब तुम मैच्योर हो जाओ और हम्म, बिल्कुल अच्छे से संभालना, और तुम्हें कोई कष्ट हो, मेरी मदर मैं साथ में हूँ। तो वो मदरली उनका इनके साथ भी पूरा अटैचमेंट था। तो इस हम्म, तरह से फिर बच्चों, उन लड़कियां जो सबसे छोटी थी, वो हम्म, ज्यादा छोटी थी, वो ऐसे मेरे साथ चिपक के सोती थी। तीनों आपकी नंदे जो बड़ी, ननद थी, हाँ जी, आपकी जो ननद थी वो आपके साथ सोती थी चिपक के? हाँ तीनों। बड़ी बड़ी नंद की मेरी 1 हफ्ते बाद शादी हो गई थी, हम्म, और अब 2 छोटी और एक देवर, ये थे। जी, देवर भी बड़े थे और वो पढ़ाई कर रहे थे, हम्म, बीएससी कर रहे थे। हम्म, तो और छोटी एक वो 6 में पढ़ती थी, और बड़ी कॉलेज में जाने वाली थी, 12th किया था उसने। तो सास ससुर के गुजर जाने के बाद आपने ही फिर उनको पाल के बड़ा किया, जी, आपने ही उनका उनके ध्यान? बड़े भाई थे, हम्म, उनके बड़े भाई और बड़ी भाभी जो बहुत तंग करते थे, वो अलग हो गए थे। तो कह रहे थे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम्म, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा नहीं, अगर हम नहीं संभालेंगे तो फिर कौन देखेगा। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अपनी बहनों भाइयों से बहुत अटैच थे, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ने मिलके ही करना है। तो उनकी, मेरे हस्बैंड की टूरिंग जॉब ज्यादा थी, हम्म, और वो बाहर जाने लगे और मैं घर पूरा संभालती थी लड़कियों के साथ, बड़े प्यार से। वो भी नेचर की बहुत अच्छी मेरी नंदे, वो बिल्कुल मेरे को अपनी बड़ी पहली सिस्टर मानती थी, फिर बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। जी, फिर उनकी शादियों में हमें मेरे को काफी प्रॉब्लम आई,
मेरे हस्बैंड बाहर से जो पैसे भेजते थे, मैं इनकी कमेटियां डाल डाल के इनके लिए वो चीजें बनाती थी दहेज का। हाँ, जैसे अपनी बेटियों के लिए जोड़ती है माँ एक एक जी चीज जी कर, जी। तो तो वैसे ही मेरे आपने मैं अपने कई बारी नंदों के लिए तैयार किया। जी। कई बार मेरे पास मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, अच्छी सैलरी आती थी, तो मेरी मदर समझाती थी कि देखो तुम्हारी शादी नई नई हुई है, तो कपड़े तुम्हारे बहुत है तुम्हारे पास, तुम इनसे इनकी कमेटियां डालो और लड़कियों के नाम से बैंक में जमा करवाना शुरू करो। तो वो हमें गाइड करते रहते थे, तो मैं ऐसे ही पैसे इकट्ठे करती रहती थी। संभालने आते ही नहीं थे पैसे, पहले कैसे संभालते। तो इस टाइम पे जब आप इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, जब अपने नंदों को आपने मतलब बड़ा किया, उनको पढ़ाया जी जी। लिखाया, उनकी शादियां करवाई, अपने भी हाँ बच्चे होंगे आई थिंक उस टाइम पे, तो हाँ करियर जी। उस टाइम फिर आप वर्किंग थे या फिर छोड़ना पड़ा जॉब? नहीं, छोड़ना पड़ा। हम्म, छोड़ना पड़ा। उस टाइम मैंने छोड़ना। कुछ टाइम छोड़ दिया था जॉब। जी। फिर तो हाँ। वापस से फिर कैसे शुरुआत करी? वापस से योग से आई थिंक आपने शुरुआत करी, तो योग जी, कैसे आया फिर इन सब चीजों के बीच? पहले मैं योग में आई, फिर मैंने फिर दोबारा ज्वाइन किया स्कूल। फिर मैं जी। काफ़ी मेरा ऐसे ही घर में ना थोड़ा वेट बढ़ना शुरू हो गया, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, अंदर ही हम्म। अंदर। तो हम्म। फिर मैंने चेक करवाया तो थायराइड निकला, वेट बढ़ता गया। तो डॉक्टर हम्म। ने कहा कि कम से कम 3-4 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही है। तो ये हम्म। ऐसी है कि ग्लैंड्स होते हैं वो आपके बढ़ गए हैं, तो हम्म। प्रॉब्लम तो रहेगी। फिर हम हमारे साथ ही पंजाबी बाग क्लब, बहुत बड़ा क्लब था पंजाबी बाग में, वहाँ हम्म। मैं अब सैर करने जाने लगी, तो अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती साथ ले जाती थी। हम्म। तो वहाँ पर एक सज्जन ना घूमते थे और वो कहते थे योग किया करो। योग से हम्म। मुझे याद आता था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का हम टीवी में प्रोग्राम देखा करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। हम्म। तो हम्म। इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं स्कूल में जिम्नास्टिक और ये हम्म। उछल-कूद बहुत करती थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। तो मुझे जी। योग का नाम सुनते ही मेरे मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने कहा मैं करूँगी योग। तो कह रहे कि हम्म। यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ तो होता ही नहीं है योग, तो कह रहे हम्म। आप खोलो, मैं आपको 2 दिन में ट्रेन कर दूँगा। आपने क्लास खोलनी है, एग्जैक्टली। पर आप कुछ हम्म। लोगों को लेके आओगे, इकट्ठे होंगे 3-4 मतलब 15 10-15 लोग हो जाएँगे, तो क्लास हम खुलवा देंगे। हम्म। हम्म। मेरा साथ लोगों का प्यार बहुत था। जी। मैं जिसको जो कहती थी मान जाते थे। मेरी फ्रेंड्स सबको मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे साथ हम्म। चलो सुबह मॉर्निंग वॉक, और वहाँ हम हम्म। ना क्लब में योग किया करेंगे। तो जी। सब मान गए, हम चलने लग गए वहाँ। हम्म। और ऐसे हमने उनसे थोड़े-से आसन सीखे, और उन्होंने हम्म। कहा कि वी हाँ, मैं तो रुकूँगा नहीं, और ये हम्म। आपने ये किताब है, इसको पढ़ के ये इनको कराना है और आपने क्लास शुरू करनी है। हमने वहाँ फिर मेरे हस्बैंड ने और हम दोनों ने वो क्लास पंजाबी बाग क्लब में हमने ही शुरू कराई थी। और फिर जी। धीरे-धीरे कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। काफ़ी लोग हम्म। जुड़ गए। जुड़ गए तो फिर किसी और को टीचर वहाँ बना दिया, ऊपर हम्म। क्षेत्रीय प्रधान बना दिया। ऐसे करते-करते फिर जिला आ गया मेरे अंडर, फिर और क्लासें खोली, अलग-अलग हम्म। जाके। जैसी ट्रेनिंग हमें मिली थी, हम दूसरों को वैसी ट्रेनिंग देने लगे। जी। तो जैसे आपने कहा कि लोग आपकी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं, तो एक तो हो गया आपका फ्रेंड सर्कल, ठीक है, उसमें लोग बात मान लेते हैं, दैट्स नॉर्मल थिंग के ठीक है, जो मुझे हाँ, जानते हैं उनको मैं ले आऊंगी योग में। लेकिन जैसे आपको क्षेत्रीय प्रधान बनाया, फिर दिल्ली प्रांत पार्टी का संगठन मंत्री बनाया, तो ये कहीं ना कहीं आसान नहीं होता। तो बाकी के लोगों को कन्विंस कैसे किया योग के लिए? क्योंकि योग जी, के जी। बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है, हम सब लोग बहुत जानते हैं, ज़्यादा। लेकिन लोगों को योग तक लेके आना वो सबसे बड़ा काम ही वही मुझे लगता है। लोग पहले मानने को तैयार नहीं होते हैं कि योग हमें करना चाहिए, तो कैसे लोगों को मनाया? जी। नहीं, वो तो थोड़ा मुश्किल तो लगता था। कई हम्म। बार मतलब इतना बड़ा क्लब, लोग जिम कर रहे थे, क्लब में खेलने आते थे, लेकिन हमारी छोटी-सी क्लास थी। 10-15 हम्म। लोग से ज़्यादा होते ही नहीं थे। फिर हमने एक अपने आपस में ना सबके नाम नोट करने शुरू किए, एक फैमिली माहौल बनाया। तो उनको कहा कि हम एक दिन यहाँ बैठ के सब इकट्ठे नाश्ता किया करेंगे। तो चलो सब ओके। किस-किस का बर्थडे है। हम्म। उनका बर्थडे नोट किया, और हमने कहा आज आपका बर्थडे यहाँ मनाया जाएगा क्लास में, और हम्म। ब्रेकफास्ट की सबकी ड्यूटी लगा दी, आप ये लाओगे, आप वो लाओगे। तो जब हम्म। लोग देखने लगे कि ये योग भी करते हैं, ये एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। जब हम बर्थडे सेलिब्रेशन करने लगे, तो हमारे को संस्थान से ना मंत्र उच्चारण दिया जाता था।
विधिवत वो उच्चारण के साथ उनके बर्थडे सेलिब्रेशन होते थे, फूल उनके ऊपर डाले, तो उनको बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि ऐसा तो कभी हमारे घर में हुआ ही नहीं। तो हमारे संस्थान बोलते थे केक काटते नहीं है, हम तो मोमबत्तियां लोग बुझाते हैं, हम जलाते हैं, दिए जलाते हैं बर्थडे जन्मदिन पर। जी जी। तो उनका जब उनको बड़ा स्पेशल फील हुआ तो लोग हमारे साथ और देखने लगे कि अरे, हम ना सबको बुला लेते थे, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। जब खाना आ गया इतना सारा तो लोग जितने घूम रहे होते थे सबको खिलाते थे। फिर हमने कहा एक बार आओ क्लास में करके देखो। तो हमने कहा आप जो कर रहे हो वो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो कह रहे हाँ ये तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबको इंटरेस्ट आने लगा कि पारिवारिक माहौल है, अच्छा लग रहा है, तो क्लब में लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। जी, धीरे धीरे उसको जुड़ते जुड़ते इंटरेस्टिंग जुड़ते बना दिया आपने। हाँ जी, एक हाँ, बॉन्डिंग ये बना दी ना, एक फैमिली माहौल बना बॉन्डिंग दिया। बना दी, क्योंकि जी, लोगों को एंटरटेनमेंट तो अच्छा लगता है कि कुछ मजेदार हो रहा है तो चलिए चलते हैं देखते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो ये बहुत रेडी नहीं अच्छी होता। बात है। ओके, आइडिया किसका था ये कि इस तरीके का कुछ किया जा सकता है लोगों को जोड़ने के लिए? वो मैं अपने आप से, मेरे को वैसे ही लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करना या उनको इम्प्रेस करवाना या अपनी बात कन्विंस करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता था। मैं उनको बताती थी कि देखो मेरी इतनी सेहत खराब थी, मेरा इतना मोटा शरीर था, मैं चुस्त लग रही हूँ आपके सामने, तो अगर मेरे जैसा बनना है तो आ जाओ। तो बिल्कुल फिर सही। जी, जी। एक बार जो आ जाता था ना तो उनको लगता हम्म था, फिर धीरे-धीरे वो लोग कह रहे हाँ, सबसे बड़ी बात होती थी दूसरों की प्रॉब्लम को सुनना, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और हम देखते थे अगर हमारे बस में है, तो हम कहते थे अरे ये आसन करने से थोड़ी कमर दर्द, तो ये सब चीज़ें तो सर्वाइकल ऐसी निकल जाएँगी। हम्म। ये तो हम ये एक्सरसाइज करवा देंगे आपको। और कई बार जी। ऐसा होता था वहाँ अलग बुजुर्गों की क्लास लगती थी। बुजुर्ग अपने आपस में कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, तो हम मैं उनके पास चली जाती थी कि चलो आज हम्म आप बैठे हो, नीचे नहीं बैठ सकते, आप ऊपर ही बैठे रहो। हम्म मैं आपको हम्म, हल्की-हल्की एक्सरसाइज कराती हूँ। आप बस सिर्फ जी। बैठ के साइक्लिंग करो। उनके साथ हम्म थोड़ा-सा हँसी करवा दी। तो मैंने कहा देखो हम्म, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है हँसी से। तो एक हँसी जी। ही इतनी ज़बरदस्त, सब मिलके जब हँसते हैं तो कितनी हम्म पॉजिटिव वाइब्स आती है, चारों तरफ पॉजिटिव का एक ऑरा भी। एनर्जी आती है। जी। जी, जी, जी। और आम के ओके। आम, गुठलियों के दाम। बिल्कुल। तो भारतीय योग संस्थान जैसे हम सबको पता है कि फ्री सेवाएं करता है, फ्री योग जी, सेवाएं करता है, हाँ और जी, देश नहीं विदेशों में काफी सारी हाँ जी। ब्रांचेस उन्होंने अपनी जी, चलाई जी, हैं। जी। हाँ जी। तो भारतीय योग संस्थान से आपने क्या सीखा है अभी तक? मैंने सारा कुछ उन्हीं से सीखा है। जी भारतीय योग संस्थान ने हमें एक तो प्लेटफ़ॉर्म दिया जी। और हमें हमें स्वस्थ जीने की कला सिखाई और कैसे हम्म दूसरों को सिखाना ये भी हमें उन टेक्निक सिखाई। क्योंकि भारतीय योग संस्थान कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। जी। टीचर्स को ट्रेन करता है, जैसे आप अधिकारी बना दिए, उनका निर्माण करना ही उनका काम है। तो ऐसे हम्म अगर हाँ, दूसरों को देने की भावना आए, अगर आपको सीख कर सिखाने की भावना आए, जो हमारे पास है उसको बाँटना है, ये जी। संस्थान से ही सीखा है। हम्म हमारे पास मुस्कुराहट है, हम हम्म वापस अगर थोड़ी-सी मुस्कुराहट किसी को देंगे तो रिफ्लेक्ट होके 4 गुना मिलती है। तो अगर जी। हमारे को कोई कह दे कि अरे! आपके करवाने से हमारे घुटने ठीक हो गए, तो हमें हम्म कितनी खुशी मिलती है। तो हमारे में और जोश आता है और लोगों को ट्रेन करते हैं कि आप खड़े होके आप भी करवाइए। तो हमें हम्म यही सिखाया गया कि आप उनको, एक हमारी शिक्षक संहिता आती है, उसमें से हम्म, पढ़ के लोग करवाते हैं। हम जी। वहीं से सीखे हैं, हमने कहा हमने ये सीखा है। फिर हमारी एफिशिएंसी क्लासेस अलग लगती थी। संस्थान हम्म से हमारे लिए पूरी प्रॉपर हमारे लिए एफिशिएंसी क्लास लगाई जाती थी और हम वैसे ही आगे ट्रेनिंग देते थे। तो क्लास में जैसे कोई भी नया साधक होता था, 3 दिन बाद हम उसको खड़ा कर देते, चलो आज आप हँसी कराओगे। हम्म हाथ ऊपर करके हँसी सिर्फ उन्होंने करी, पूरा हम्म डायफ्राम ऊपर गया, डायफ्राम की हम्म एक्सरसाइज़ेज़ हुई, डीप हम्म ब्रीथिंग की, हम्म पॉजिटिव वाइब्स आई, हम्म केमिकल्स बॉडी में बनने शुरू हो गए, सेरोटोनिन जी। बनने लग गया। ये हम्म साइंस है, योग एक्सरसाइज़ नहीं है। फिर हम्म धीरे-धीरे जिम से लोग आने लगे। जो लड़के हम्म छोटे-छोटे उनको प्रॉब्लम आ गई, जिम से 1, 2, 3 डिप्रेशन के लोग आ गए मेरे पास। हम्म छोटी-छोटी उम्र के लड़के, उनको हम्म जिम जा-जा के उनके पूरे रैशेज़ पड़े हुए हैं बॉडी में हम्म और उनको डिप्रेशन हो गया। तो हमारे हम्म को यही संस्थान सिखाता है, हम डीप ब्रीथिंग से, उनको थोड़ी एक्सरसाइज़ करवाने से,
उनको पॉजिटिव माहौल देने से, उनके साथ कनेक्ट होने से उनके अंदर बहुत चेंजेस आए और वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ने लगे। तो हमने उन दिनों हमारे पास लेडीज कम आती थी, थोड़ी शर्माती थी कि पैर ऊपर करना, नीचे करना। और मैं क्या करती थी, नीचे सलवार के ऊपर पिन रखती थी अपने पास, सेफ्टी पिन, कि पैर ऊपर करो तो सेफ्टी पिन लगा के रखो, यहाँ छोटे गले पहनो, इसके ऊपर टी शर्ट पहन लो। तो पहले वो स्लैक्स सॉल्यूशन आपके पास रेडी रहते हैं। हाँ। भारतीय योग संस्थाएं फ्री में योग सिखाते हैं और आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ निशुल्क सेवा में शामिल हैं। जी। अपना समय, अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप डेली लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको योग सिखाते हैं। तो भारतीय योग संस्थान, क्योंकि कोई भी चीज बिना पैसे के तो नहीं चल सकती है, ये तो हम सब जानते हैं। साधन भी चाहिए होते हैं। जब आप लोगों को बुलाते हैं, उनके बैठने के लिए जगह आपको चाहिए, पानी की सुविधा या छोटी मोटी चीजें जो जब हम लोगों को बुलाते हैं वो चीजें हमें चाहिए होती है। तो उनको आप कैसे फिर मैनेज करते हैं बिना पैसे? जी मैम। बिना पैसे के नहीं, हमारे पास एक प्लास्टिक शीट होती है। तो वो प्लास्टिक शीट हम नीचे बिछाने के लिए देते हैं। उस समय तो 30 रुपए की आती थी जब हम, आज भी उसका रेट इतने सालों बाद भी 50 रुपए है। जी। तो चाहे नीचे बारिश हो के जमीन गीली हो या उबड़ खाबड़ हो या जगह ना मिले, तो वो प्लास्टिक की शीट हम नीचे बिछाते और उसके ऊपर आप अपने घर से दरी चादर कुछ भी ले आओ। अब तो हम दरी भी प्रोवाइड करते हैं, चादर भी प्रोवाइड करते हैं। व्हाइट चादर हम प्रेफर करते हैं कि व्हाइट ऊपर हो, कॉटन की। ये जो मैट्स का रिवाज चला वो हम मैट्स नहीं बिछाते, हम दरी और उसके ऊपर व्हाइट चादर बिछाते हैं। ये हमें संस्थान से मिल जाती है बड़े छोटे वही प्राइस में, जो लोग हमसे खुश होके ले लेते हैं, क्योंकि 120 रुपए की व्हाइट चादर देंगे हम और 200-250 रुपए की, शायद 300 रुपए की दरी है। तो जितने की हमें कॉस्ट मिलती है उतने ही वो लगाते हैं, हमारे ऊपर से कोई प्रॉफिट नहीं खाना। ये संस्थान से हमने, ये मुझे बड़ी अजीब सी कहानी लगी कि भी हमें जब शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई फीस नहीं है, निशुल्क है। तो मैंने कहा ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, निशुल्क कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें मालूम है कि 2-4 दिन ये निशुल्क करवाएंगे, फिर 5वें दिन हमको कहेंगे पैसे लाओ, फीस लाओ। जी। तो हमने पहले तो हमने कहा चलो जितने दिन फ्री है उतने दिन करते हैं। जब 5वें दिन बाद उन्होंने कहा कि आप खड़े होके कराओ, तो मैंने कहा मुझे बुला रहे हैं खड़े होके, शायद मेरे से फीस मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ खड़े कर, आपने 3 दिन सीखा, आपको ये आसन पता है कैसे करते हैं, ताड़ आसन चलो पता है ना? मैंने कहा हाँ जी पता है, मैं करवा सकती हूँ। तो कहते यहाँ खड़े होके कराओ। मैंने करवाया, तो कहते कल आप दूसरा करवाओगे। दूसरे दिन उन्होंने दूसरा कराया, तीसरे दिन तीसरा करवाया। ऐसे एक एक पैकेज मुझे आता गया, मेरे से हम फिर बदल के किसी और को दे दिया। एक सेट मैंने कराया, एक सेट किसी और ने कराया, तो पूरी क्लास का हो गया ना 3-4 सेट। खड़े होके, बैठ के, पेट के बल और पीठ के बल सारे करके फिर प्राणायाम। ऐसे पूरा पैकेज हमारा 1 घंटे का होता है। तो सबकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी। तो कह रहे अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब आप क्लास को संभालो। ये तरीका था उनका हमें सिखाने का। तो जैसे कि आपने बताया, कोई भी एसोसिएशन पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, चलती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे को इतनी हैरानगी हुई, हमें इतनी देर हो गई, किसी ने कोई फीस ही नहीं मांगी, कोई पैसे नहीं मांगे, और अधिकारी भी आके बेचारे काम करके चल जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है, ये भी नहीं है कि उनको कुछ अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए। वो हमारे साथ ही नीचे जमीन पे आसन लगा के बैठते हैं। तो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है इस संस्थान में। और फिर हमारी एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है, क्वार्टरली उसको देते हैं। उसकी अब इतने सालों बाद, मुझे 25-30 साल हो गए जुड़े हुए, अब उसकी रेट 80 रुपीज है। 80 रुपए की 4 किताबें हम पूरे साल में, साल की मेंबरशिप ही 80 रुपए है जी। एक और बड़ी अच्छी बात, हमारे जो प्रकाश लाल जी प्रधान थे, तो योग आश्रम जब बना तो उसके लिए 100-100 रुपए की पर्चियां बांटी गई कि सबने 100-100 रुपए की पर्चियां आगे देनी है। तो हमने, हमारे तो काफी जानने के लोग थे, हमने उनसे ली। उन्होंने कहा चाहे कोई 100 रुपए दे, चाहे कोई 1 लाख रुपए दे, किसी के नाम की वहां पर ना ईंट लगाई जाएगी, ना किसी का नाम लिखा जाएगा। धन जितना भी दे दो। और कुछ जब पैसा हो गया, आश्रम बन गया, तो
तो मंजरी के ऊपर संस्थान को, प्रकाश लाल जी को छपवाना पड़ा कि पैसा पूरा हो गया, पैसे देना बंद कर दें। जी। कि उनके नाम से कोई और इकट्ठे ना करता रहे। मतलब इतनी साफ सुथरी एसोसिएशन मैंने कहीं देखी नहीं थी। बिल्कुल वही गुरुद्वारे वाला भाव। तो हम यही समझते थे, हमारे लिए मंदिर भी गुरुद्वारा भी यही है। इतना सिर्फ जो गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वहां से मिलता ही है, वो सिर्फ देता है। ऐसे भारतीय योग संस्थान देता ही है। तो ये तो तंदुरुस्ती दे बांट रहे हैं। प्रकाश लाल जी का सपना था कि मैं पूरे देश को योग के थ्रू लोगों में संरक्षण और संवर्धन करूं, पूरा समाज एक हो, इकट्ठा हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, और जियो और जीवन 2 के लक्ष्य को लेकर चले। तो जी तो हम रहे हैं, जीवन 2 कब होगा? जब हम दूसरों को बांटेंगे, कुछ दूसरों को कुछ सिखाएंगे। बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप इसका विस्तार कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ओके मैम, आप इतने इंस्पायरिंग आपकी लाइफ है, इतने अच्छे काम से आप जुड़े हुए हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन तो भारतीय योग संस्थान तो है ही। जी। और मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर, मेरी सिस्टर। ओके ओके, क्योंकि आपने मुझे, जब हमने ये कन्वर्सेशन शुरू किया था, तब आपने मुझे बताया था कि आपको बहुत सारी एक्टिविटीज का बचपन से जो आपकी हॉबीज रही है, आपको गाने का शौक रहा है, आप एथलीट भी थी और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको सुनाना चाहे मैम, माहौल को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। मैं अपने योग के ऊपर में हमने गीत भी लिखे हैं कई। जी। तो हम टाइम पे हम प्रोग्राम जब करते हैं तो अपने योग गीत के ऊपर हमने पूरी एक श्रृंखला शुरू कर दी है। क्योंकि मेरे को ये पता है कि भगवान ने हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी देकर ही भेजा है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई है, उसे कैसे निकालना है ये एक कला है, ये एक आर्ट है। तो वही योग के थ्रू निखार आता है इस कला का। गाना की 2 बोल है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थोड़ा सा और सुना दीजिए मैम, आप तो इतना खूबसूरत गा रहे थे। दिल के एतबार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, तुम हमी से जिंदा है प्यार का, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, तुम्हें न हो हमें तो है एतबार, जीना इसी का नाम है। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, और मतलब मैं भी आपके साथ शामिल हो गई। आप इतना मतलब अच्छा लगा। इंटरेस्ट के साथ गा रहे थे, इतना उसमें डूब के, तो बहुत अच्छा गाते हैं आप और बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। ओके, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। एपिसोड को वाइंड अप करने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगी कि देखने वाले व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? जी मैम। मैं यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो जिधर से भी गुजरिए हलचल मचा दीजिए। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, हर पल का मजा लीजिए और किसी से ईर्ष्या द्वेष ना हो, और योग से जुड़िए तो देखिए कितना निखार आता है, और यही योग आप दूसरों को सिखाइए। तो भारतीय योग संस्थान में यही कहते हैं कि योग करें, रोज करें और फिर मौज करें। तो इसी पावरफुल मैसेज के साथ आज इस एपिसोड को यहीं पे हम विराम देते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे एक और नई इंस्पायरिंग विमेन के साथ। और तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और जैसा भूपिंदर जी ने कहा, योग से जुड़िए और अपने आप को हमेशा यंग रखिए और खूबसूरत बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।